भरत नाम का एक मुफलिस किसान था जो रोजाना अपनी सब्जियां फरोख्त करने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी अता फरमाई है मुझे। रोज इतनी मेहनत, अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भरत के घर में उसकी बीवी पूनम और उसके 2 बच्चे थे, रोहन और प्रिया। सारा खानदान खुश था, बस भरत ही अपनी जिंदगी से नाखुश था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजदूरी। ऊपर वाले ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा खानदान दिया है, ये क्या किसी दौलत से कम है? लेकिन दौलत तो नहीं दी ना। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि एक रोज वो हमें ढेर सारी दौलत अता फरमाएगा, आप देख लेना। मैं उसी रोज के इंतजार में हूँ। खैर, भरत ने अपनी ज़राअत जारी रखी और वो शहर के बाजार में भी सब्जियां फरोख्त करता रहा, लेकिन वो अपने इन हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अक्सर ऊपर वाले को कोसा करता था। एक रोज की बात है, भरत हमेशा की मानिंद सब्जियां फरोख्त करने शहर आया था। वो सड़क पार कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। भरत को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसका पूरा खानदान परेशान था। बच्चों, अब्बा दुरुस्त हो जाएंगे, तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। अब्बा कब तक दुरुस्त होंगे? बोलो ना अम्मी, अम्मी। बहुत जल्द। कई रोज गुजर गए, भरत को होश आया, लेकिन उस हादसे की वजह से उसके पैर काटने पड़े। वो अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके शौहर के दोनों पैर काटने पड़े हैं। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, भरत को घर लाया गया। भरत व्हीलचेयर पर ही बैठता था। अब वो ज़राअत नहीं कर सकता था। कुछ रोज तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का गुजर बसर हो गया, लेकिन अब पूनम परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। पूनम ने अपने सारे जेवर निकाले और उन्हें फरोख्त करने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। अम्मा, क्या तुम ये जेवर फरोख्त करने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। नहीं अम्मी, ये सब अब्बा ने आपके लिए बनवाए थे, इन्हें फरोख्त मत कीजिए। अगर हम सब मिलकर पैसे कमाएंगे तो। लेकिन कैसे? आप बहुत अच्छा ढोकला बनाती है अम्मी, अगर हम लोग ढोकले का ठेला डालें तो। हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ढोकला बनाकर फरोख्त करने की तैयारी करनी चाहिए। पूनम और बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा दिया। अम्मी, हमने तो ठेला लगा दिया है। चलिए आगाज करते हैं। ठीक है। अम्मा, मुझे क्या करना है? मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम खरीदारों को देना, और प्रिया तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धोना। ठीक है अम्मी। उन लोगों ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ढोकला तैयार है क्या? हाँ हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे 1 प्लेट दे दो। रोहन ने उस शख्स को ढोकला दिया और ढोकला खाकर वो खुश हो गया। ढोकला तो बेहद अच्छा है, 3 प्लेट पार्सल भी पैक कर दो। ये लो पैसे। रोहन ने 3 प्लेट ढोकला पैक कर दिया और उस शख्स को दे दिया। अम्मा, देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, लेकिन अब हमें और पैसे कमाने होंगे। तुम्हारे अब्बा की दवाइयाँ भी खरीदनी है। हाँ। उनके ठेले पर कई और खरीदार आए ढोकला खाने। पहले रोज ही उनकी बहुत अच्छी कमाई हो गई। पूनम और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है। अब्बा, ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पे बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे ख्यालात दिल में हरगिज न लाइए।
पूनम भरत को समझा रही थी, लेकिन भरत के दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्यालात आ रहे थे। वो खुद को लाचार समझ रहा था। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला फरोख्त करते रहे और इससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे वो उनके पूरे माह की आमदनी से भी ज्यादा थी। अम्मा देखो कितने सारे पैसे। हाँ, देवी माँ के करम से हम पर पैसों की बारिश हो रही है। काश देवी माँ तुम्हारे अब्बा को पहले जैसा बना दे। हाँ अम्मा। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा, देवी माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ, कुछ रोज गुजर गए। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला फरोख्त कर रहे थे और यहाँ घर पर भरत मायूस था। हे भगवान, ये क्या कर दिया। कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हश्र होगा। हे भगवान, इससे बेहतर तो मुझे मार ही देते। कम से कम अपने खानदान पर बोझ तो नहीं बनता। भरत की ये पुकार देवी माँ ने सुन ली और वो उनके रूबरू आ गई। अब क्यों मायूस हो भरत? तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना। देखो तुम्हारा खानदान कितने पैसे कमा रहा है। क्या करूं इन पैसों का? मैं तो इन सब पर बोझ बन चुका हूँ। ना मैं चल सकता हूँ और ना ही इनकी मदद कर सकता हूँ। देवी माँ, इससे बेहतर मुझे मार दीजिए। मुझे ऐसे नहीं जीना। तुम जिंदगी की कीमत जान चुके हो भरत। तुम्हें इल्म हो गया है कि पैसों से ज्यादा जिंदगी की खुशी ज्यादा अहमियत रखती है। मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहती थी। अब जब तुम ये समझ चुके हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस देती हूँ। ख्याल रहे, जिंदगी में जो भी परेशानी आए कभी भी जिंदगी को फालतू मत कहना। जी देवी माँ, मैं समझ गया। और देवी माँ के करिश्मा से वक्त पीछे सिमट मुड़ गया। भरत शहर के बाजार में खड़ा था। उसी सड़क के हादसे वाली जगह पर उसने अपने पैर देखे। वो सही सलामत थे। शुक्रिया देवी माँ, मैं बेहद खुश हूँ। भरत खुशी खुशी अपने घर गया। उसने अपने बच्चों को गले से लगाया। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। आप किस मुतालिक बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आज मैं जिंदगी और खानदान की अहमियत समझ गया। मेरा खानदान और उसके खुशहाली में ही मेरी जिंदगी की असली दौलत है। क्या बात है, आज आप कुछ अलग ही बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी और उसकी खुशी से बेहद खुश हूँ। और हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भागदौड़ में हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं और हमारी जिंदगी की असल खुशी का एहसास हमें तभी होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है। हम अमूमन जो हमारे पास नहीं है उसका ख्याल कर कोसते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जिंदगी में भले ही 100 तकलीफें आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी तलाशनी चाहिए। एक समय की बात है, किसी गांव में रूबी अपने वालिदान के साथ रहती थी। रूबी का परिवार बहुत ही खुशहाल था। उसके वालिदान उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पूरा परिवार मेले में गया था। तभी मेले में भगदड़ मच गई। एक बैल पागल हो गया था। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे और इसी दरमियान रूबी अपने वालिदान से बिछड़ गई। भगदड़ में बैल ने रूबी के वालिदान को सींग से मार दिया। रूबी बेसहारा हो गई। रूबी के चाची चाचू उसे अपने साथ अपने घर ले गए। रूबी बेटा, हम दोनों तुम्हारे वालिदैन की कमी तो पूरी नहीं कर सकते बेटा, मगर हमसे जो बन पाएगा वो हम जरूर करेंगे बेटा। अब तक हमारी एक ही बेटी थी एनी। आज से तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। कुछ दिनों तक रूबी बहुत खुश रही, लेकिन थोड़े दिन बाद चाची के तेवर बदल गए। रूबी! जी चाची। नजर नहीं आता
कि पूरा घर कितना गंदा है। अब क्या सारा काम मैं ही करूं? नहीं चाची, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रूबी ने अपनी चाची की मदद की। बस फिर क्या था, उसकी चाची रोज उसे ही पूरा काम सौंप दिया करती थी। रूबी, सारे बर्तन धो लो और फिर एनी के लिए खाना भी बना देना। अक्सर रूबी घर के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोया करती थी। हे ऊपर वाले, आप इतने बेरहम क्यों हैं? एक तो आपने मेरे वालिदैन की जान ले ली, ऊपर से हमारे चाची चाचू हमारे साथ नौकरों वाला सलूक करते हैं। हमारे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं है। इससे तो अच्छा है ऊपर वाले आप हमें मार ही देते। नहीं बेटी, ऐसे नहीं बोलते। आवाज सुनकर रूबी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, खजूर का दरख्त। दरख्त? नन्ही रूबी दरख्त को बोलता हुआ देखकर डर गई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। डरो मत रूबी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं करिश्माई खजूर का दरख्त हूँ। रूबी, यहाँ आओ। रूबी दरख्त के नजदीक गई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। तुम्हें जब भी किसी से बात करनी हो तो यहाँ चली आना। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा रूबी। हमारी चाची बहुत बुरी है, दिन भर हमसे काम करवाती है और हमें खाना भी नहीं देती। हमको बहुत भूख लगी है। बस इतनी सी बात। जादुई खजूर के दरख्त ने करिश्मा किया और रूबी के सामने एक बड़ी सी थाल आ गई जिसमें बहुत सारा खाना था। अरे बाप रे, इतना सारा खाना! खाओ दोस्त, खाओ। उस दिन से जब भी रूबी मायूस होती या उसे भूख लगती, वो करिश्माई खजूर के दरख्त के पास चली जाती। अब रूबी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती थी और जादुई दरख्त से बातें करती। 10 साल गुजर गए। रूबी बड़ी हो गई। वो अब भी उस जादुई खजूर के दरख्त से बातें करती थी। रूबी! जादुई दरख्त, चाची बुला रही है, हम जाकर आते हैं। फिर मिलेंगे। कहाँ मर जाती है तू? रोज रोज तुझे खोजना पड़ता है। चाची, मैं तो यही थी, आंगन में। सारा काम हो गया? हाँ, सब हो गया। सुन, कल एनी की सालगिरह है, घर में बहुत सारे लोग आएंगे। तुझे आज ही अच्छे से घर की सफाई और सजावट भी करनी है और कल सारे मेहमानों का खाना भी बनाना है। ठीक है चाची, हम सब कुछ कर देंगे। रूबी ने घर की सफाई शुरू की और सफाई के बाद उसने घर को सजाया भी। इस काम में देर रात हो गई। अगली सुबह 5 बजे रूबी बाजार के लिए निकल गई। रूबी बाजार से ढेर सारा सामान खरीद लाई और अकेले ही उसने सारा खाना भी पका लिया। सब कुछ तैयार है चाची। अच्छी बात है। चाची, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। अगर एनी का कोई पुराना कपड़ा हो तो मुझे दे दीजिए। रूबी एनी से खूबसूरत थी। अगर वो दावत पर आती तो सभी लोग रूबी को ही देखते। ये सोचकर कोई जरूरत नहीं है तुझे दावत पर आने की। आज बहुत रईस लोग आ रहे हैं। तू अपने फटे पुराने कपड़ों में किसी के सामने आने की हिम्मत मत करना। पर चाची, मेरा भी मन है। नहीं मतलब नहीं। रूबी उदास होकर दरख्त के पास चली गई और उसे सब कुछ बताया। तुम्हें दावत पर जाना है ना? बस इतना ही ना? हाँ, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। रूबी ने अपनी आंखें बंद की और जादुई खजूर के दरख्त ने रूबी पर करिश्मा किया। रूबी का फटा पुराना कपड़ा अब बहुत ही सुंदर लिबास बन चुका था। वाह!
ये तो बहुत खूबसूरत है। अब तुम अंदर जाओ और मजे करो। रूबी घर के अंदर गई। वहाँ मेहमान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। रूबी को देखकर सभी उसकी ओर देखने लगे। कितनी खूबसूरत है ये। कौन है ये? दावत में एक राजकुमार आया था। राजकुमार ने रूबी को देखा और उसका दीवाना हो गया। और सबके सामने राजकुमार रूबी के सामने घुटनों पर बैठ गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, ये सब देखकर रूबी की चाची और उसकी चचेरी बहन जल भुन गईं। राजकुमार ने रूबी को अपने साथ महल में चलने के लिए कहा। मैं आपके साथ आऊंगी, लेकिन पहले आप मेरे साथ चलिए। रूबी राजकुमार को करिश्माई खजूर के दरख्त के पास ले गई। जादुई दरख्त, हमें अपनी दुआ दो। हमेशा खुश रहो मेरी बेटी, और जाते जाते मेरी कुछ सूखी डालियां अपने साथ ले जाना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। रूबी ने सूखी टहनियां उठा ली, जादुई दरख्त को गले लगाया और अपने राजकुमार के साथ रवाना हो गई। रूबी और राजकुमार हमेशा खुश रहें। रामपुर नामक ग्राम में मानिक का परिवार रहता था। मानिक के परिवार में उसकी बीवी मोहिनी और 2 औलादे मोंटी और बंटी थे। मानिक का छोटा परिवार है, लेकिन सुखी नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत कम पैसे हैं। मानिक को मजदूरी से बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे घर चलाना मुश्किल होता है। मानिक सुबह सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकला, लेकिन तभी उसके बच्चों ने उसे रोका। पिताजी, हम मदरसा नहीं जाएंगे। क्या हुआ बेटा, आज स्कूल क्यों नहीं जाना है? हमारे पास अच्छे लिबास नहीं है, हमारे लिबास फटे हुए हैं। बेटा, आज मैं काम पर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें लाने की पूरी कोशिश करूँगा। पिताजी, आप रोज ऐसे ही बोलते हो, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम स्कूल जाओ, मैं आकर बात करता हूँ। मानिक दुखी मन से चला गया। मोंटी और बंटी भी मदरसा चले गए। दोपहर को मदरसा की छुट्टी के बाद बंटी और मोंटी के साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने दोनों का मजाक बनाया। सोनू और मोनू 2 भाई बर्फी खा रहे थे और बाकी दोस्तों को भी खिला रहे थे। भाई, मेरा भी बर्फी खाने का मन कर रहा है। हाँ भाई, एक दिन हम भी बर्फी खाएंगे। बर्फी खाने के लिए पैसे लगते हैं, पर अफसोस वो तुम्हारे पास नहीं है। जिस दिन हमारे पापा को अच्छा काम मिल जाएगा, उस दिन हम भी बर्फी खाएंगे। गरीब लोग, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मदरसा क्यों आते हो? हम आपके दोस्त हैं, लेकिन आप फिर भी हमें परेशान करते हो। हम तुमको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। मोंटी और बंटी दोनों वहाँ से चले गए। दोनों बहुत दुखी थे, इसलिए वो अपने घर नहीं गए, बल्कि जंगल में चले गए और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। भाई, हम ऐसे कब तक बेइज्जती सहते रहेंगे? कोई बात नहीं भाई, पिताजी को कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो वो जल्दी लिबास ले आएंगे। भाई, वो सामने देखो, वो इंसान कुल्हाड़ी लेकर दरख्त काटने आ रहा है। सामने से एक इंसान हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दरख्त की तरफ आ रहा था। मैं इसे दरख्त काटने नहीं दूंगा। हाँ, हमें इसे रोकना होगा। तब तक दरख्त काटने वाला लकड़हारा भी दरख्त के पास आ। हे बच्चों, यहाँ से हटो, मैं इस दरख्त को काटने आया हूँ। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आप इस दरख्त को नहीं काट सकते हो। तुम कौन होते हो मुझे दरख्त काटने से रोकने वाले? मैं इस दरख्त को काटने आया हूँ और मैं काट कर ही जाऊंगा। जब एक बार आपको बोल दिया तो बोल दिया कि तुम दरख्त नहीं काट सकते। तुम दोनों एक तरफ हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को भी। लकड़हारे के कुछ बोलने से पहले ही दोनों भाई लकड़हारे पर टूट पड़े। लकड़हारा वहाँ से जान बचाकर भागा।
आज एक दरख्त की जान बचाई और इसीलिए खुशी हो रही है। हाँ भैया, मैंने किताब में पढ़ा था कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, तुमने सही पढ़ा मेरे छोटे भाई। चलो घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। वो दोनों घर पहुँचे। तुम दोनों आ गए? आओ खाना खा लो। ओफो माँ, आपने फिर वही पानी वाली दाल और मोटे चावल बना दिए। मुझे खाना नहीं खाना। बेटा, खाने के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भाई, तुम ये खाना खा लो, खाने की बेइज्जती नहीं करते। जल्दी ही पिताजी हमें अच्छा खाना खिलाएंगे। मैं नहीं खाऊंगा ये खाना। वो पैर पटकता हुआ चला गया। आज आपको बहुत देर हो गई लौटने में। आज दिन भर काम की तलाश की। कहीं कुछ काम मिला? नहीं, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। बच्चों ने खाना खाया? हाँ, मोंटी ने खाना खा लिया था। और बंटी? नहीं, बंटी को ये खाना अच्छा नहीं लगता। उसने नाराजगी में नहीं खाया। क्या करूं? मैं बच्चों के लिए अच्छे खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाता हूँ। मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। गांव में हमारे पास जो खेत है, क्यों ना हम वहीं पर वापस चलें? कम से कम कुछ तो खाने और पैसे का इंतजाम हो जाएगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर मेरे पास तो उसके लिए भी पैसे नहीं है। साहूकार चाचा से कुछ पैसे ले लीजिएगा और जब फसल अच्छी हो जाएगी तो वापस कर दीजिएगा। चलो तो फिर वापस चलते हैं गांव में। कुछ दिन बाद वो लोग गांव चले गए। नमस्कार साहूकार चाचा। आओ मानिक, कैसे हो? गांव कैसे आना हुआ? दरअसल शहर में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ खेती करूं। अरे मगर तेरी जमीन तो बंजर है। नहीं चाचा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे पैसे तो मैं दे दूंगा, पर याद रखना पैसे वक्त पर लौटा देना। वक्त बढ़ता जाएगा तो सूद भी बढ़ता जाएगा। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको वक्त पर पैसे लौटा दूंगा। मानिक दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में अपनी मेहनत से जमीन को उपजाऊ बना देता है और उसकी फसल भी अच्छी हो जाती है। पर ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात भयंकर तूफान आया और सारी फसल खराब हो गई। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? परेशान मत हो मोहिनी, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मानिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो साहूकार के पास गया। हाँ भाई मानिक, क्या हुआ? तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, लाओ लौटा दो मेरे पैसे। चाचा, मेरी फसल बर्बाद हो गई। अरे जब जेब में पैसे नहीं थे तो क्यों चले थे खेती करने? साहूकार ने मानिक को बहुत बेइज्जत किया और मानिक चुपचाप खेत की तरफ चल दिया। हे भगवान, ये कहर तुमने क्यों मुझ पर बरपाया? तभी उसकी नजर खेत में खड़े एक दरख्त पर पड़ी। वो उस दरख्त के पास गया और वो भौचक्का रह गया। मानिक घर लौटा। मोहिनी, इधर आओ। जी बताइए, क्या हुआ? हमारा खेत जो बर्बाद हो गया था, वहाँ पर एक दरख्त है जिसमें बर्फियाँ लटक रही हैं, और वो कोई मामूली बर्फी नहीं है, वो सोने की बर्फी है। क्या कह रहे हैं आप पिताजी? वो दरख्त खड़ा है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, एक दिन मैं और बंटी खेत के पास, तभी बंटी को एक चमकदार पत्थर दिखा था और हमने वो खेल खेल में खेत में गाड़ दिया था। सभी आश्चर्यचकित रह गए और रात में सो गए। उसी रात मानिक को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक देवता आए। मानिक, आज जो तुम्हें दरख्त मिला है वो तुम्हारे बच्चों के अच्छे कर्मों का फल है। वो लोग हमेशा पेड़ पौधों की हिफाजत करते थे। इस दरख्त से हमेशा बर्फी निकलेगी, क्योंकि वो तुम्हारे छोटे बेटे को
बहुत पसंद है। मानिक की आँख खुल गई और सारी बात उसने मोहिनी को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। सुनिए, क्यों ना आप एक जेवर की दुकान डाल दीजिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैं शहर में सोने के गहने बनाकर बेचूंगा और पैसे आते ही साहूकार चाचा का कर्जा उतार दूंगा। अब उनके सारे दुख खत्म हो गए थे और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। बंटी भी अब बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे रोज अच्छा खाना मिलता था और वो रोज अपनी पसंदीदा बर्फी खाता था।